आई इंजेक्शंस पर्दे की बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। आज हम समझेंगे आई इंजेक्शंस के बारे में। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। पर्दे की बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका कि आई इंजेक्शन से इलाज करना पड़ता है। आई इंजेक्शंस बेसिकली क्या होते हैं? ये एक पर्टिकुलर दवाई रहती है जिसे कि हम आँख के अंदर डायरेक्टली इंजेक्शन के फॉर्म में देते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा डरावना लगता है, बट इससे डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये बहुत ही पेनलेस और बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है आँख के रेटिना की बीमारियों से डील करने के लिए। तो आज हम ब्रीफली समझेंगे कि आई इंजेक्शंस हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं और आपको कौन से आई इंजेक्शन चूज़ करना चाहिए। सो ब्रॉडली हम बात करें तो दो तरह के आई इंजेक्शंस हम लगाते हैं जो कॉमनली यूज़ में आते हैं। एक तो होता है एंटी VEGF या VEGF। ये बेसिकली एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर VEGF। इस केमिकल को ब्लॉक करने के लिए एंटी VEGF इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। और दूसरी कैटेगरी होती है स्टेरॉइड्स की। स्टेरॉइड्स बेसिकली एक पैन एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, मतलब बॉडी के अंदर जो भी सूजन कराने वाले पाथवेज होते हैं उन सभी पाथवेज को एक साथ ब्लॉक करते हैं, वो होते हैं स्टेरॉइड्स। एंटी VEGF ज़्यादा कॉमनली यूज़ करे जाते हैं। एंटी VEGF में जो कॉमनली यूज़ करते हैं हम, उसमें आता है अवास्टिन, आइलिया, राजुमैब, एक्सेंट्रिक्स, बियोवू या पेगेनैक्स, ज़ाइबेव, ज़ैलट्रैप। ये कॉमनली यूज़ करे जाने वाले एंटी VEGF इंजेक्शंस हैं। अलग अलग कंपनीज इन्हें बनाती हैं। एंटी VEGF की हम बात करें तो ये बेसिकली दो तरह के होते हैं जो अवेलेबल हैं इंडिया में। एक रहते हैं सिंगल डोज इंजेक्शंस। सिंगल डोज इंजेक्शंस यानी जो एक ही वायल में सिंगल पर्सन के लिए डोज आता है, उसे हम एक ही बार ओपन करते हैं, उसे लोड करते हैं और उसे यूज़ करते हैं और एक ही बार में वो फिनिश हो जाता है। सो ये रहते हैं सिंगल डोज इंजेक्शंस। और दूसरे आते हैं मल्टी डोज इंजेक्शंस। मल्टी डोज इंजेक्शंस यानी कि एक ही वायल में ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ ड्रग आती है, उसे हम या तो एक ही बार में बहुत सारे इंजेक्शंस लोड कर लेते हैं या फिर उसे कुछ समय के लिए यूज़ करते हैं और उसमें बार बार प्रिक करके इंजेक्शन लेते हैं उससे। मल्टी डोज में जो कॉमनली यूज़ होते हैं वो होते हैं अवास्टिन, ज़ाइबेव, ज़ैलट्रैप। और सिंगल डोज वाले जो यूज़ होते हैं वो रहते हैं राजुमैब, एक्सेंट्रिक्स, आइलिया, बियोवू। ये कॉमनली यूज्ड सिंगल डोज इंजेक्शंस हैं। मल्टी डोज और सिंगल डोज इंजेक्शंस में फ़र्क सिर्फ सेफ्टी का रहता है, क्योंकि एक ही वायल से बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सो एक थ्योरेटिकल रिस्क रहता है इन्फेक्शन का। इन्फेक्शन आँख के अंदर काफ़ी सीवियर भी हो सकता है, इसे हम एंडोफ्थेल्माइटिस कहते हैं। और इसीलिए जहाँ पे मल्टी डोज इंजेक्शंस यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे पेशेंट से एक के रिटन कंसेंट लिया जाता है कि हम उस इन्फेक्शन का रिस्क ले रहे हैं जब भी इस इंजेक्शन को लगा रहे हैं। हालांकि प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स यूज़ करने से और करेक्ट सोर्स से इन इंजेक्शंस को लेने से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत 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 कम रहते हैं। लास्ट 25 इयर्स में हमारी प्रैक्टिस की फॉर्चुनेटली इस तरह का एक भी केस हमारे सामने नहीं आया है। तो ये मल्टी डोज इंजेक्शंस का एडवांटेज क्या रहता है? इनका मेन एडवांटेज रहता है कॉस्ट, क्योंकि एक ही वायल से बहुत सारे लोगों को इंजेक्शन लगाया जा रहा है। सो इसका कॉस्ट कम रहता है और जिन्हें अफोर्डेबिलिटी का इशू है उनके लिए ये अच्छा ऑप्शन रहते हैं। एक इनका डिसएडवांटेज और रहता है कि ये FDA अप्रूव नहीं है। FDA अप्रूव नहीं है और इसके कारण ये इंश्योरेंस वगैरह में कवर नहीं होते हैं और जो कैशलेस फैसिलिटी या इंश्योरेंस में क्लेम करके इनका खर्चा लेना चाहते हैं उनके लिए मल्टी डोज इंजेक्शंस ऑप्शन नहीं रहता है। दूसरा जो ऑप्शन रहता है सिंगल डोज इंजेक्शंस का, ये क्योंकि एक ही बार यूज़ होते हैं, एक ही बार खुलते हैं, एक ही बार प्रिक होते हैं, तो इन्फेक्शन का खतरा इसमें मल्टी डोज से भी और कम रहता है, सेफ्टी इनकी ज़्यादा रहती है। अब इनके अगर केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें सो इनका विद टाइम
मॉलिक्यूल्स की रिसर्च हुई है और उसमें ज़्यादा इफ़ेक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे पास आते गए हैं। सबसे पहला जो एंटी VEGF हमने यूज़ करा था आई में वो था बेवासिजुमैब, जो कि कॉमनली अवास्टिन नाम से आता है। बेवासिजुमैब एक बहुत ही अच्छा मॉलिक्यूल है, आज की डेट में भी इसके इफ़ेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज़ करा जाने वाला मॉलिक्यूल है जो हम यूज़ करते हैं, और विथ प्रायर रिटन कंसेंट ये डेफिनेटली इंडिया में इसे काफ़ी कॉमनली यूज़ करा जाता है और इफ़ेक्टिवनेस भी इसकी अच्छी रहती है। बेवासिजुमैब के बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल आया था वो आया था रानिबिजुमैब। रानिबिजुमैब जो इसका ब्रांड नेम है वो एक्सेंट्रिक्स या लुसेंटिस नाम से आता है और ये इससे थोड़ा बेटर एफिकेसी रहती है इसकी। ट्रायल्स में इसका देखा गया है कि डिफरेंस डेफिनेटली रहता है बट वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। एफिशिएंसी दोनों की रहती है, दोनों ही अपना काम करते हैं और जिन केसेस में जो अफोर्ड बेवासिजुमैब नहीं कर पाते हैं वो यूज़ करें, जो एक्सेंट्रिक्स अफोर्ड कर पाते हैं वो एक्सेंट्रिक्स यूज़ करें। इसके बाद नेक्स्ट जो मॉलिक्यूल आया था वो आया था आइलिया या एफ्लाइबरसेप्ट। ये भी एक बहुत अच्छा मॉलिक्यूल है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी है। ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट मॉलिक्यूल है लेकिन, और जो स्पेशली इंश्योरेंस के लिए जाना चाहते हैं उनके लिए आइलिया और एक्सेंट्रिक्स ये अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि इसमें इंश्योरेंस कंपनीज इसका अप्रूव्ड है तो उसका वो पेमेंट भी करती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स एक आई हमारे पास वो आई बायोसिमिलर्स की। बायोसिमिलर्स यानी जो हमारे एंटी VEGF मॉलिक्यूल्स जो ओरिजिनल रिसर्च मॉलिक्यूल्स थे उनका जब पैटेंट ख़त्म होता है तो उनके जैसे मॉलिक्यूल्स बनाए जा सकते हैं। एग्जैक्टली वो वैसे नहीं होते हैं बट उन्हें कुछ जेनेटिक मॉडिफिकेशन से उनके जैसे मॉलिक्यूल्स हम बना सकते हैं, वो होते हैं बायोसिमिलर्स। बायोसिमिलर्स बहुत सालों से बॉडी में यूज़ हो रहे हैं, स्पेशली कैंसर में, जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ेज़ हैं उसमें। तो आई में भी बायोसिमिलर्स अब काफ़ी कॉमनली यूज़ होने लगे हैं, जैसे कि राजुमैब, ज़ाल्ट्रैप, ज़ाइबेव, ये बायोसिमिलर्स हैं और ये पेरेंट मॉलिक्यूल के जैसा ही काम करते हैं बट बायोसिमिलर होने की वजह से इनका कॉस्ट काफ़ी कम रहता है। सो एक कॉस्ट एफिशिएंट वे में हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं और इनका इफ़ेक्ट भी लगभग सिमिलर ही रहता है ओरिजिनल मॉलिक्यूल के। सिंगल डोज वाले जो बायोसिमिलर्स आते हैं जैसे राजुमैब, वो इंश्योरेंस में भी कवर होते हैं। सो जो इंश्योरेंस में इनको क्लेम करना चाहते हैं, कैशलेस से करवाना चाहते हैं, उनके लिए राजुमैब भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। इस कैटेगरी के बाद अभी जो लेटेस्ट एक मॉलिक्यूल हमारे पास आया है, पिछले 1-2 साल से यूज़ हो रहा है, वो है पेगेनेक्स या बियोवू। ये जो मॉलिक्यूल है इसकी एफिशिएंसी अभी तक के मॉलिक्यूल्स में सबसे ज़्यादा देखी गई है। जो इसका इफ़ेक्ट है आँख के अंदर काफ़ी इफ़ेक्टिव देखा गया है। शुरुआत में इस मॉलिक्यूल में आँख के अंदर कुछ सूजन आने के रिपोर्ट्स थे, कुछ आँख के अंदर ब्लीडिंग होने का, नसें ब्लॉक होने का, यूवेइटिस होने के रिपोर्ट्स आए थे, बट अब वो रिपोर्ट्स धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। बट फिर भी हम इसमें कॉशियस रहते हैं जब भी हम इंजेक्ट करते हैं बियोवू को। सो हम इसमें पेशेंट को इन्फॉर्म ज़रूर करते हैं कि इसमें इन्फ्लेमेशन होने का चांस है। सो ये एक ब्रॉड ओवरव्यू था एंटी VEGF इंजेक्शंस के बारे में। और मोटा मोटा तौर पे अगर मैं आपको एक सेंटेंस में बताना चाहूँ, सो एफिशिएंसी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि चीपर मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल काम नहीं करेगा और जो महंगा मॉलिक्यूल है वो बहुत ज़्यादा काम करेगा। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है करेक्ट टाइम पे इंजेक्शन लगवाना, और अगर रिपीट इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट रहती है सो उसमें बिल्कुल डिले नहीं होना, क्योंकि रेटिना में ये जो मोस्टली इसकी जो बीमारियां हैं या तो पर्दे में सूजन या ब्लीडिंग के लिए यूज़ होता है, और करेक्ट टाइम पे ब्लीडिंग को अगर रोक दिया जाए, करेक्ट टाइम पे सूजन को अगर कम कर दिया जाए तो रेटिना डैमेज नहीं होता है। इसमें अगर देरी होती है तो रेटिना परमानेंट डैमेज होने लगता है। फिर आप भले ही कितने भी इंजेक्शन लगवाएं, कौन सा ही महंगा वाला लगाएं, इसमें आपको ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो भी है उसको स्टेबल करने के लिए ही हम कर सकते हैं। सही टाइम पे हम इम्प्रूवमेंट की बात भी कर सकते हैं। अगर लेट हो जाता है तो उसमें हम सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए ही इंजेक्शंस लगा पाते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो होता है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स जैसे मैंने बताया ये एक पैन एंटी इन्फ्लेमेटरी है, मतलब बॉडी के अंदर जितने भी
इन्फ्लेमेशन के पाथवेज हैं उनको ये एक बेसिक लेवल पे रोक देता है, और जब भी आँख के अंदर सूजन आ रही है उसको कंट्रोल में ये इफ़ेक्टिव रहता है। यूजुअली हम स्टेरॉइड्स एज अ फर्स्ट ऑप्शन नहीं रखते हैं इंजेक्शंस के फॉर्म में, वो इसलिए क्योंकि एंटी VEGF ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहते हैं स्टेरॉइड्स के मामले में, स्टेरॉइड्स के कंपैरिजन में, और स्टेरॉइड्स से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होने के भी चांसेस होते हैं। सो साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या रहते हैं? मोस्ट कॉमनली इससे आँख का प्रेशर बढ़ने का चांस रहता है, जिसे हम ग्लॉकोमा कहते हैं, और प्रेशर अगर बढ़ता है तो उसके लिए ड्रॉप्स शुरू करनी पड़ सकती हैं, उसके लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। और दूसरा इसका साइड इफ़ेक्ट रहता है कैटरैक्ट, यानी कि अगर आपका लेंस में कैटरैक्ट अगर स्टार्ट हुआ है या बढ़ रहा है तो स्टेरॉइड इंजेक्शन से कैटरैक्ट और फास्ट बढ़ता है, तो कैटरैक्ट को हमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है अगर कैटरैक्ट बनता है तो। बहुत कॉमन नहीं होता है प्रेशर बढ़ना या फिर कैटरैक्ट का बनना, और दोनों ही चीज़ें डीलेबल हैं। प्रेशर के लिए हम ड्रॉप शुरू कर सकते हैं, कैटरैक्ट के लिए हम सर्जरी कर सकते हैं, बट ये एक साइड इफ़ेक्ट है जो एंटी VEGF में नहीं देखा जाता है, बट वो स्टेरॉइड्स में देखा जाता है। स्टेरॉइड्स हम यूजुअली 2 फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल हैं कॉमनली। एक तो पाउडर्ड फॉर्म में आता है, उसे हम कहते हैं ट्राइमसिनोडोन एसीटोनाइड, या ट्राइकॉट करके, कैनाकॉट करके अलग अलग कंपनीज़ के इसके नाम आते हैं। सो ये बेसिकली हम इसमें स्टेराइल वाटर मिला के पाउडर फॉर्म को एक सस्पेंशन बनाते हैं, और इस सस्पेंशन को आँख के अंदर हम इंजेक्ट करते हैं। और दूसरा जो फॉर्म आता है वो होता है एक इम्प्लांट फॉर्म में, उसे हम कहते हैं ओज़ुडेक्स। ये एक स्टिक जैसा होता है, बहुत ही छोटी स्टिक होती है, और स्पेशल एक डिलीवरी सिस्टम होता है, उस डिलीवरी सिस्टम से इसे आँख के अंदर इंजेक्ट करा जाता है। सो ट्राइकॉट जो IVTA है, और ट्राइमसिनोडोन और जो ओज़ुडेक्स है, उसमें क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस इसमें मेनली एक होता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन का। यदि हम ट्राइमसिनोडोन लगा रहे हैं आँख के अंदर, सो 1 से 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीने तक वो आँख के अंदर रहता है, और अपना धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होके इफ़ेक्ट उसका फिर चला जाता है। जो इम्प्लांट फॉर्म में ओज़ुडेक्स आता है वो एटलीस्ट 4 मंथ्स अप टू 6 मंथ्स तक भी अपना इफ़ेक्ट दिखाता है। धीरे धीरे वो डिज़ोल्व होता जाता है आँख के अंदर, और रोज़ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टेरॉइड का डोज वो आँख को देता है। सो ज़्यादा लंबे टाइम तक इफ़ेक्टिव रहता है ओज़ुडेक्स, और जो अपना IVTA है वो कम टाइम तक इफ़ेक्ट रहता है। ओज़ुडेक्स क्योंकि बहुत कम डोज रिलीज़ करता है एक बार में, सो इसके स्टेरॉइड रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कि प्रेशर का बढ़ना, कैटरैक्ट बनना, ये सब चीज़ें कम देखी गई हैं। IVTA में इस चीज़ को ज़्यादा देखा गया है, प्रेशर बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है, कैटरैक्ट बढ़ने का चांस ज़्यादा रहता है। दोनों ही अपनी जगह इफ़ेक्टिव हैं। कॉस्ट में बहुत डिफरेंस है, ऑलमोस्ट 8 to 10 टाइम्स महंगा है ओज़ुडेक्स एज़ कम्पेयर टू ट्राइकॉट, ट्राइमसिनोडोन एसीटोनाइड। और ये डिफरेंस अगर अफोर्डेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, सो उसी के हिसाब से आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप क्या लगवा सकते हैं। जैसा मैंने बोला, कॉस्ट ऑफ इंजेक्शन से ज़्यादा सही टाइम पे इंजेक्शन देना, सही तरीके से उसे देना, और अगर बार बार इंजेक्शन की रिक्वायरमेंट आ रही है तो बिना डिले करे इंजेक्शन लेना, ये आपके रिजल्ट्स को ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, रादर देन कि महंगा इंजेक्शन लगाया है कि सस्ता इंजेक्शन लगाया है। सो ये एक बेसिक ओवरव्यू था जो कॉमनली हम आँख के अंदर इंजेक्शंस देते हैं। इंजेक्शन वाले पेशेंट्स हमेशा हमसे पूछते हैं कि इसका कोई ड्रॉप अवेलेबल नहीं है क्या, या टैबलेट अवेलेबल नहीं है क्या। सो उस पर रिसर्च चल रही है, ड्रॉप की रिसर्च चल रही है कि ड्रॉप्स के ज़रिए हम इसको ट्रीट कर पाए, बट बेसिकली उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि वो रेटिना तक पहुंच नहीं पाता है, क्योंकि आगे का जो कॉर्निया है, कंजक्टिवा है, आइरिस है, लेंस है, ये सब एक बैरियर रहते हैं, और सिर्फ ड्रॉप के फॉर्म में अगर हम देते हैं सो वो आगे तक तो पहुंच जाते हैं, बट आँख के पिछले हिस्से में वो पहुंचते नहीं हैं, उनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम बन पाता है पीछे। सो इसीलिए अभी डायरेक्टली आँख के अंदर इंजेक्शन देना ही ऑप्शन रहता है अगर हमें इस रेटिना की कुछ बीमारियों को इस तरह ट्रीट करना है। सो यही था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।